फिर जो सेकंडिंग मास्टर है वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और लगातार उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके हर एक हमले से बचता जा रहा होता है और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि वो जिस शॉट का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई मामूली शॉट नहीं है, बल्कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भर दी गई है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा तेजी के साथ हर एक हमले से बचता हुआ देखकर जो सेकंड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा फुर्तीले हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि इतना ज्यादा आराम से रहने के बावजूद भी तुम अपने मार्शल आर्ट को इतने हद तक बढ़ा पाए हो तो तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जब तुम्हारे पास किसी भी तरह का वेपन नहीं होता तब तुम क्या अपनी जीभ का वेपन की तरह इस्तेमाल करते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि हाँ, मैं अपनी जीभ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, जिसके वजह से मैंने किया हुआ हर एक हमला तुम्हें लगा है, लेकिन तुमने किया हुआ हमला मुझे एक बार भी नहीं लगा है। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैंने ऐसे सुना था कि जो फर्स्ट यंग मास्टर तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, तो अब मुझे सब पता चल चुका है कि आखिर वो किस बात से गुस्सा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जो जीभ है कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहते हैं कि अच्छी बात है, मेरी जो जबान है तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप से कई गुना ज्यादा तेज चलती है। और साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे उसे उकसाना होगा ताकि वो हड़बड़ाहट में कुछ गलत कदम उठाए और उस गलत कदम का फायदा मैं उठा पाऊँ। फिर जो सेकंड यंग मास्टर वो कहता है कि क्या तुमने अपनी जिंदगी की चिंता त्याग दी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि जिन चीजों की हमारी जिंदगी में कोई भी जरूरत नहीं पड़ती उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना ही बेहतर होता है। और इसके अलावा हम दोनों का खून एक जैसा है, जिसके वजह से तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का जो उकसाने का काम है वो बिल्कुल सही जा रहा होता है। फिर जो सेकंड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि खून के रिश्ते से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे कहते हैं कि हम दोनों के जो पिताजी है वो एक है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग है। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता और हमारा जो मेन कैरेक्टर है बाल उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसके जो बाल है वो नहीं बच पाते। सेकंड यंग मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे और भी ज्यादा उकसाते हैं। उससे कहते हैं कि क्या तुम सोलर पैलेस लॉर्ड यानी कि तुम अपने पिताजी से नफरत करते हो, लेकिन आखिर तुम उससे नफरत क्यों करते हो? क्या तुम अपनी माँ की वजह से उसे नफरत करते हो? हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। जिस बात को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि थोड़ा सा हड़बड़ा गया, यानी कि मैं जो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था वो कोशिश काम कर चुकी है। फिर जो सेकंड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम इतनी बुरी तरह जीना चाहते हो कि तुम जमीन पर लोटपोट हो जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि अपनी माँ के बारे में शिकायत करने से तो ये बेहतर ही होगा, अब तुम छोटे नहीं रहे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम क्या जानते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि जो सोलर पैलेस लॉर्ड है उसकी कई सारी बीवियां है, लेकिन उनमें तुम्हारी माँ से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर वो कहता है कि जो पैलेस लॉर्ड है उनकी 3 बीवी है, जिनके के अंदर मेरी माँ भी शामिल थी, लेकिन उनकी जो शादी है वो पॉलिटिकल मैरिज हुई थी। और पैलेस का हर एक आदमी ये जानता है कि तुम्हारी जो माँ थी सुआ, उसने किसी तरह की मोनोपोलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए जो पैलेस लॉर्ड है उनका प्यार पाया था, और उनका बच्चा जिसे कि सेक्रीफाइस के तौर पर चुना था, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। जिन बातों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें इस बात से जलन हो रही कि जो सोलर पैलेस लॉर्ड है तुम्हारी माँ के बजाय मेरी माँ से काफी ज्यादा प्यार करने लगे हैं, जिसके वजह से तुम उनसे नफरत करते हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पैलेस लॉर्ड का सबसे ज्यादा पसंदीदा बच्चा यहाँ पर मारा जाता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होगा। सेकंड यंग मास्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि वो ऐसी बातें कर रहा है जिसके के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। क्या सच में पैलेस लॉर्ड और मेरी माँ मुझसे प्यार करते थे? अगर वो सच में अपने बेटे से प्यार करते तो वो इस तरह की जगह पर अपने बेटे को नहीं फेंकते। और इसके अलावा मुझे जहाँ तक पता है उसके हिसाब से मुझे सिर्फ सैक्रिफाइस के तौर पर चूज किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो पैलेस लॉर्ड है उन्होंने पर्सनली मुझे सैक्रिफाइस के तौर पर चुना था।
लेकिन जो पैलेस लॉर्ड है उन्होंने रातों रात मुझे 7 नाइट पवेलियन में वापस आने के लिए भी कहा। और ये सारी चीजें देखने के बाद अब मैं इस सिचुएशन में पड़ चुका हूँ कि आखिर सोलर पैलेस लॉर्ड क्या सोच रहा है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए सेकंड मास्टर से कहते हैं कि तुम काफी बड़े कमीने हो। साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि ये सारी चीजों को बाद में देख लूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जिंदा रहना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सेकंड मास्टर से कहता है कि अगर मैं किसी कुत्ते को पिल्ले को यहाँ पर मार देता हूँ तो कोई परेशानी खड़ी तो नहीं होगी ना। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सचमुच में अपनी याददाश्त खो चुके हो। सोलर डिवाइन पैलेस का सबसे पहला रूल ये है कि जिनका नाम होता है वही सिर्फ सोलर डिवाइन पैलेस के लोग माने जाते हैं। इसलिए बिना नाम वाले लोगों को यहाँ पर मारा भी जाता है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहने के बाद जो सेकंड मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने दोनों बाजुओं को सामने लाते हुए जो सेकंड मास्टर उसके हमले से बच जाता है। फिर जो सेकंड मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, आज यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं जो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था वो काम कर चुका है, क्योंकि उसकी जो तलवार है वो डगमगा रही है। फिर हमें सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए एनर्जी को गैदर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने सोलर हट को एक्टिवेट करते हुए जो सेकंड मास्टर उसके हर एक चाल को ध्यान में रखते हुए उसे पता चल जाता है कि आखिर सेकंड मास्टर किस जगह पर हमला करने वाला है। फिर जो सेकंड मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को पहले ये पता चल चुका होता है कि आखिर सेकंड मास्टर किस जगह पर हमला करने वाला है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से सेकंड मास्टर के हमले से बचते हुए उसी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद जो सेकंड मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने इनकार्नेट फ्लेम के फर्स्ट फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए सेकंड मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के वजह से जो सेकंड मास्टर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए अपने शॉट का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो चलते उसके हमले से बच जाते और ऊपर से सेकंड मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन सेकंड मास्टर को बचाने के लिए उसके बीच में एक बुड्ढा आ जाता है। बीच में आ जाने के बाद जो बुड्ढा है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर उसे पीछे झटका देता है और बुड्ढे को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जो सेकंड मास्टर है वो उस बुड्ढे से कहता है कि एल्डर यांग मुझे उसे संभालने दीजिए। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर यांग है वो सेकंड मास्टर से कहता है कि आप चुप हो जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन तभी जो सेकंड मास्टर है उसकी नजर एल्डर यांग के हाथों पर पड़ जाती है, जिस हाथों से हमारे मेन कैरेक्टर के हमले को उसने रोका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के वजह से उसके जो हाथ है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जो सेकंड मास्टर है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और जो एल्डर यांग है वो सेकंड मास्टर से कहता है कि जो ब्लैक क्लाउड असेंबली का हायर है उसे इस तरह से हारना नहीं चाहिए, इसे मुझे संभालने दीजिए और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा। उस बूढ़े आदमी को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जितनी की मेरे अभी की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं इसका मुकाबला भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सबसे पहले उसका गार्ड डाउन करूं तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिस अपॉर्चुनिटी का मैं काफी ज्यादा बेहतर तरीके से फायदा भी उठा सकता हूं। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से सोचते हुए इधर उधर देखता हुआ देखकर जो एल्डर यांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच में यहाँ से भागने दूंगा। एल्डर यांग की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर यांग से कहते हैं कि क्या तुम सच में बच्चों के झगड़ों में इस तरह से आना चाहते हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो एल्डर यांग है काफी तेजी के साथ वापस से गायब होकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है। उससे कहता है कि हाँ मैं तुम दोनों के झगड़े में पड़ना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा। इतना कहने के बाद जो एल्डर यांग है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके हमले से बचते हुए काफी तेजी के साथ सेकंड मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। सेकंड मास्टर की तरफ बढ़ते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर यांग से कहता है कि मुझे तुमसे नहीं लड़ाई करना, बल्कि मेरा शुरुआती से ही टारगेट सेकंड मास्टर। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ जाते हुए सेकंड मास्टर के मुंह के ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिस वजह से जो सेकंड मास्टर उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है।
हमारे मेन कैरेक्टर को सेकंड यंग मास्टर को मारता हुआ देखकर जो एल्डर एंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर के गर्दन को चोक करते है उससे कहता है कि वहीं पर ही रुको। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर की एक उंगली को तोड़ देता है और अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर सेकंड यंग मास्टर बूढ़े आदमी के लिए कितना ज्यादा कीमती है। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से करता हुआ देखकर जो एल्डर एंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये सब करने के बाद तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एल्डर एंग से कहता है कि अभी भी 8 उंगलियां बची है। हमारे मेन कैरेक्टर को किसी भी बात को ना मानता हुआ देखकर जो एल्डर एंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और काफी ज्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम जिद्दी कही कि कम है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर एंग से कहता है कि मैं बस तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें बस उसका सही सही जवाब देना है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एल्डर एंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सेकंड यंग मास्टर को मुझे सौंप दो ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर की एक और उंगली तोड़ते हुए एल्डर एंग से कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, मैं आखिर तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैंने सेकंड यंग मास्टर को तुम्हें सौंप दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर एंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा तो क्या गारंटी है कि तुम सेकंड यंग मास्टर को सही सलामत यहाँ से जाने दोगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर एंग से कहता है कि अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो आखिर में हम दोनों ही मारे जाएंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से करता हुआ देखकर जो सेकंड यंग मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम तो कीड़े से भी बदतर हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो और कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर के गर्दन को और भी ज्यादा तेजी के साथ दबाने लगता है, जिस वजह से जो सेकंड यंग मास्टर है उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। उसे चोट पहुंचा देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि इससे तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा, क्यों न तुम एल्डर एंग के सामने अपनी जिंदगी बचाने के लिए भीख मांगो। और हमें एल्डर एंग को दिखाया जाता है सामने जो कुछ भी हो रहा होता है उसे देखने के बाद जो एल्डर एंग है वो कांप रहे होते और हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर एंग से कहता है कि एल्डर एंग क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें आखिर इस सिचुएशन में क्या करना है। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर एंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर एंग से कहता है कि क्यों ना मैं इसका डांटियान डिस्ट्रॉय कर दूं। जब मैं तुम्हारा डांटियान डिस्ट्रॉय कर दूंगा तब मैं काफी ज्यादा सेफ हो जाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे मारने के लिए कभी भी नहीं आओगे। और इसके अलावा जो एल्डर एंग है वो तुम्हें आधी मौत मरे हुए की तरह यहाँ पर से लेकर भी जा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर एंग से कहता है कि एल्डर एंग आखिर आप क्या चुनेंगे, आपके मार्शल आर्ट या फिर सो कॉल्ड यंग मास्टर। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, कभी भी नहीं। और हमें एल्डर एंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर ही खड़े रहकर कुछ सोचने लगते और एल्डर एंग को वहीं पर ही खड़ा रहकर सोचता हुआ देखकर जो यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो एल्डर एंग है वो पहले उसे बचाएंगे, बाद में जो कुछ होगा वो देख लेंगे। और एल्डर एंग को कुछ भी ना करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरी दरार पैदा कर दी है, लेकिन इससे मेरा ही फायदा होगा, लेकिन फिर भी मुझे जिंदा रहना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एल्डर एंग से कहता है कि जल्दी से अपना डिसीजन ले लीजिए। लेकिन जो एल्डर एंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर बार बार उन्हें आवाज लगाने लगता है कि तभी जो एल्डर एंग है वो चौंकते हुए होश में आ जाते हैं। जल्दी से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उनके बीच में कोई तो हमला कर देता है, ताकि उनमें से कोई भी आगे ना बढ़े और कोई गलत कदम ना उठा ले। और ये सब करने वाला और कोई नहीं, लॉ मास्टर होता है, जो कि एल्डर एंग से कहता है कि एल्डर एंग ब्लैक क्लाउड असेंबली के एल्डर, रात के दौरान आप मेन पैलेस के अंदर परमिशन के बिना कभी भी नहीं आ सकते। लॉ मास्टर की बात सुनने के बाद जो एल्डर एंग है लॉ मास्टर से कहते हैं कि क्या अभी भी ये काफी बड़ा इश्यू है, जरा सामने की तरफ देखो, जो फोर्थ यंग मास्टर है उन्होंने सेकंड यंग मास्टर की क्या हालत कर दी है। एल्डर एंग की बातें सुनने के बाद जो लॉ मास्टर है वो एल्डर एंग से कहते हैं कि ये तो बच्चों का झगड़ा है। और इसके अलावा सेकंड यंग मास्टर आपने मुझसे कहा था कि आज रात जो कुछ भी होगा उसके ऊपर बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर लॉ मास्टर से कहता है कि हाँ मैंने आपसे ऐसा कहा था। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर है वो सेकंड यंग मास्टर से कहते हैं कि तो फिर जो फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से आपसे कुछ भी छीन सकते हैं, वो आपकी जान भी हो सकती है। हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करना, यही हमारे डेमन कल्ट के रूट्स है।
तो फिर आप मुझे बताइए फोर्थ यंग मास्टर, आखिर आप सेकंड यंग मास्टर से क्या लेंगे? जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो लॉ मास्टर से कहता है कि आखिर तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो। और लॉ मास्टर की सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर को छोड़ देता है और जो सेकंड यंग मास्टर है वो लॉ मास्टर से कहता है कि इस बदमाश का तो कोई नाम भी नहीं है, फिर उसे स्ट्रॉन्ग लोगों के रिस्पेक्ट दिखाने के लिए क्यों रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर सेकंड यंग मास्टर से कहते कि जो फोर्थ यंग मास्टर है उनका पहले से नाम है। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर है और लॉ मास्टर से कहते कि तुम बकवास करना बंद करो, जो नाम रखने वाली सेरेमनी है वो कल होने वाली है। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर सेकंड यंग मास्टर से कहते कि फोर्थ यंग मास्टर ने मुझे बता दिया है कि उसके माँ ने उसका नाम रख दिया है, इसलिए सेकंड यंग मास्टर आप अपनी हार मान ली। और जो फोर्थ यंग मास्टर है जो कि आप इस लड़ाई को जीत चुके हो, तो मुझे बताइए कि आखिर आप सेकंड यंग मास्टर के पास से क्या लेना चाहते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लॉ मास्टर से कहता है कि क्या मैं इसकी जिंदगी ले सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते उसे गाली देने लगते है कि तभी जो लॉ मास्टर है वो एल्डर एंग को रोकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। लॉ मास्टर की बातें सुनने के बाद जो एल्डर हैं लॉ मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम ये सोचते हो कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसे नजरअंदाज किया जाएगा। एल्डर रैंक की बातें सुनने के बाद जो लॉ मास्टर एल्डर रैंक से कहते कि मैं सोलर पैलेस का लॉ मास्टर हूँ, मैं पैलेस लॉर्ड के बिहाफ पर यहाँ पर किसी भी तरह के लॉ को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, जिसके वजह से तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की या फिर सिखाने की जरूरत नहीं है। और हमें सेकंड यंग मास्टर को दिखाया जाता है उसकी दसों की दसों उंगलियां हमारे मेन कैरेक्टर ने तोड़ रखी होती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम एक गंदे कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहे हो, क्या तुम जीना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि मैंने पूछा कि क्या तुम कीड़े की तरह जिंदा रहना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार डालो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि फ्यूचर में इससे होने वाली परेशानी से बचने के लिए बेहतर होगा कि मैं इसे मार डालूं। लेकिन अगर मैं शांति से सोचूं तो सेकंड यंग मास्टर है उसके पीछे काफी ज्यादा पावरफुल फैक्शन भी है और जो इस सवाल का आंसर है वो पहले ही डिटरमाइन किया गया है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो कहेगा उसे फॉलो किया जाएगा। और जो लॉ मास्टर है वो पहले से ही सारी चीजें देख रहा था और जब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होने लगी तभी वो सामने आया, जिसके वजह से इस बार मेरे पास इसे छोड़ देने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर जो लॉ मास्टर एल्डर एंग और जो सेकंड यंग मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर को मार डालने वाला है। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर की जो आखिरी उंगली बची है उसे भी तोड़ देता और उनसे कहता है कि चलो इसे यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर जल्दी से सेकंड यंग मास्टर को अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर एंग को सौंप देते और उसे कहते कि जल्दी से जल्दी जो ब्लैक क्लाउड असेंबली है उसमें वापस चले जाइए। इतना कहने के बाद जो लॉ मास्टर काफी ज्यादा लॉ के ज्ञान उन्हें पेल देता है। फिर जो एल्डर एंग सेकंड यंग मास्टर को सहारा देते उसे खड़ा कर लेते हैं। फिर जो सेकंड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने कहा कि उस नीच औरत ने तुम्हें नाम दिया है, आखिर वो नाम क्या है। कल जो नाम रखने वाली सेरेमनी होने वाली है, क्या उस सेरेमनी के अंदर भी तुम यही कह सकते हो कि मुझे मेरा पहले से नाम दिया गया है। सेकंड यंग मास्टर का ये एटीट्यूड देखने के बाद जो लॉ मास्टर वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतना कहने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर और जो एल्डर यंग है वो वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद जो लॉ मास्टर वो भी अपने शॉट को अंदर रखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई दे देते हैं। फिर जो लॉ मास्टर वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि कल भी जिंदा रहना, सब कुछ सन के लॉ के हिसाब से होगा। इतना कहने के बाद जो लॉ मास्टर काफी तेजी के साथ वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि सब कुछ सन के लॉ के हिसाब से होगा। अब मैं नॉर्थन हेवनली ग्रेट जनरल सन हुआ नहीं रहा, अब मैं सोलर डिवाइन पैलेस का परेशानी खड़ी कर देने वाला फोर्थ यंग मास्टर बन चुका हूँ। मुझे सपने देखने की कोई भी जरूरत नहीं, बस मुझे एक अच्छी सी नींद आ जाए। और ये सब कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता है कि तभी हमें वहां पर कुछ असैसिन्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही नजर बनाए रखे होते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग आपस में बातें करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही आ रहे होते, जिनमें से एक आदमी कहता है कि क्या फोर्थ यंग मास्टर सच में इस जैसी जगह पर रहते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो सेकंड पर्सन पहले वाले पर्सन से कहते हैं कि ऐसा जैसे कि आप उसे बारिश और बर्फ में भीगने देते हो और कहते हो कि आपका स्वागत है।
जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला पर्सन दूसरे वाले पर्सन से कहता है कि लेकिन फिर भी एक बार जब उसे नाम दिया जाएगा तब उसे इस तरह का बर्ताव सहन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें उस पहले वाले पर्सन को दिखाया जाता है और कोई नहीं बल्कि सोलर पैलेस का थर्ड यंग मास्टर यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर का थर्ड भाई होता है। और जैसे थर्ड यंग मास्टर उसका साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पैलेस के अंदर आ जाते हैं वैसे उन्हें वहां पर काफी ज्यादा लाशें दिखाई देने लगती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जब वो सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लाशों के ढेर पर बैठा होता है, जिसे देखने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा तो ये सब तुमने किया है। फिर वो हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं ना ही सेकंड यंग मास्टर और ना ही फोर्थ यंग मास्टर हूँ, मैं थर्ड यंग मास्टर जे चियोन हन तुम्हारा भाई हूँ। और थर्ड यंग मास्टर को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि अब ये पर्सन कौन है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस नाम रखने वाले सेरेमनी की तरफ जा रहे होते और जाते वक्त जो थर्ड यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था, जिस बकबक की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो सेकंड ब्रदर और जो एल्डर एंग है उनकी जो हालत तो काफी ज्यादा खराब है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कोई भी रिएक्शन न देते उसे कहता है कि हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उससे हमारे मेन कैरेक्टर के पास इस तरह की जवाब की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें पता ही होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के हालत के पीछे का जिम्मेदार तुम ही हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल क्योंकि वही मेरे पास आए थे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहते हैं कि जो कि मैंने तुम्हारा जवाब दिया है तो मुझे बदले में कोई ना कोई चीज मिलनी चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं कि मुझे एक स्टोरी सुननी है। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर किस बारे में। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं कि सारी चीजों के बारे में। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये तरीका काम नहीं आया है, लगता है कि मुझे कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से चेंज करते हुए काफी ज्यादा मासूमियत से थर्ड यंग मास्टर से कहता है कि क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो इसे जाने दीजिए। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि पूछो पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो, वैसे भी तुम मेरे भाई हो जिसके वजह से मुझे तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देने में कोई भी तकलीफ नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहते हैं कि अगर पहले से किसी का नाम हो फिर भी वो नाम रखने वाले सेरेमनी में चला जाएगा तो क्या होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी को वहीं पर ही रोकने के लिए कह देता है, जिसके आवाज सुनने के बाद जो गाड़ी है वो गार्ड्स वहीं पर ही रोक लेते हैं। तभी जो थर्ड यंग मास्टर अपने साथ चल रहे गार्ड को किसी तरह का इशारा करता है, जिस इशारे को पा लेने के बाद वहां पर जितने भी गार्ड्स होते हैं चारों दिशा में फैल जाते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, कहता है कि जो गार्ड्स चारों दिशा में फैल चुके हैं क्या वो हमें गार्ड करने के लिए यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। फिर जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा पहले से ही एक नाम है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे अपना नाम बताते हैं, उससे कहते हैं कि ये मेरा नाम है। जिस नाम को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इस नाम को तुम्हें तुम्हारे माँ ने दिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि जब भी मैं किसी को अपना नाम बताता हूँ तो वो आदमी मेरे माँ का जिक्र करता है, लेकिन आखिर क्यों मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। फिर जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम्हारे इस नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता है तो तुम्हें नया नाम रख लेना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहते हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर, एल्डर एंग, लॉ मास्टर और जो कोर्ट फिजिशियन इन सारे लोगों को मेरा नाम पता है। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर अपने सर को पीटते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जिन लोगों को नाम नहीं पता होना चाहिए उन लोगों को ही नाम पता है, अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो नाम रखने वाली सेरेमनी होती है वो सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट के लिए होती है और इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट डिसेंडेंट जब 10 साल का होता है तब उसे नाम दिया जाता है, लेकिन तो हमारा केस कुछ अलग है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि मैं इसे एक माँ का बेटा हूँ जिसका की कोई भी बैकग्राउंड नहीं, जिसके वजह से जो पैलेस लॉर्ड है उसने भी उसे अबेंडन कर दिया था और मैं 5 सालों तक सोलर पैलेस के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी जो थर्ड का गार्ड होता है थर्ड से कहते हैं कि दरअसल नाम रखने वाली सेरेमनी से पहले हर किसी
का बचपन का नाम होता है, जैसे कि आपका आपका भी एक बचपन का नाम था। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर अपने गार्ड से कहता है कि नहीं, ये कोई इश्यू नहीं है। जो फोर्थ यंग मास्टर उन्हें पहले लॉ मिनिस्टर ने अपने नाम रखने की परमिशन दी है, जिसके वजह से हम इसे बचपन का नाम कहकर डिसमिस नहीं कर सकते। उसकी इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे घूरते हुए अपने मन में कहते हैं कि आदमी इस तरह का दिखावा कर रहा है जैसे कि इसे कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन इसे मेरे बारे में सारी चीजें पता होगी। लेकिन फिर भी देखो कितने ज्यादा ऑस्कर विनिंग लेवल एक्टिंग कर रहा है। और उसके अलावा जब मैंने उससे हाथ मिलाया था तब मुझे अलग सी सेंसेशन महसूस हुई थी। फिर जो थर्ड यंग मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर को उसके नाम से बुलाते हैं, उसे कहता है कि जो सिचुएशन है और भी ज्यादा सीरियस होती जाएगी, क्योंकि इस नाम रखने वाली सेरेमनी के सोलर पैलेस के मेन पैलेस से 3 लॉर्ड्स आएंगे और तुम उनके सामने सीना तान कर खड़े हो जाओगे और उनसे कहोगे कि मेरा पहले से नाम है, जिसके वजह से जो सोलर पैलेस लॉर्ड मुझे नाम दे रहे उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहते हैं कि क्या वो मुझे मार डालेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या क्या पैलेस लॉर्ड किस तरह का डिसीजन लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो कोई भी पैलेस लॉर्ड के अथॉरिटी को नहीं मानता उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इसके अलावा जैसे कि फर्स्ट यंग मास्टर के पास और सेकंड यंग मास्टर के पास उनका बैकअप है, वैसे तुम्हारे पास किसी भी तरह का बैकअप नहीं है जो कि तुम्हें बचा पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड यंग मास्टर का ब्लैक क्लाउड असेंबली वो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाते हुए मारने की कोशिश भी कर सकती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसने फर्स्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर का इसमें नाम तो ले लिया, लेकिन आखिर वो अपने आप को इससे बाहर क्यों रख रहा है। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा, ऐसा लगता है कि मुझे इसके सामने मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहते हैं कि क्या मुझे जिंदा रहने के लिए थर्ड फैक्शन की जरूरत पड़ेगी। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और जो थर्ड फैक्शन है वो हम ही है। हम ऑर्थोडॉक्स डीमन ब्लैक डार्कनिक सेक्ट से बिल्कुल अलग है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे फैक्शन का नाम क्या है। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर है वो उसे कहता है कि हमारा नाम सी ड्रैगन ट्रेडिंग कंपनी है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तो क्या मुझे तुम्हारे अंडर आना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि वैसे तुम मेरे भाई हो, अगर तुम चाहो तो हम साउथर्न कोर्ट से भी आगे सेंटर प्लेस तक जा सकते हैं, जहाँ पर जो मॉन्स्टर्स है उनका झुंड रहता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर थर्ड यंग मास्टर से कहते हैं कि लेकिन आखिर कैसे। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अगर तुम हमारे अंदर शामिल हो जाते हो तो हम तुम्हें आगे की सारी चीजें बता देंगे। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा डिसीजन क्या होगा। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुमने जो यहाँ पर इल्यूजन मेरे ऊपर इस्तेमाल किया तो उस इल्यूजन को मैंने तोड़ा है। मेरी जो जिंदगी है तुमने जो मुझे इल्यूजन दिखाया था उससे भी कई गुना ज्यादा भयानक है। लेकिन तभी हमें थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक गार्ड आकर उसे किसी तरह का इशारा करता है, जिसके इशारे को जो थर्ड यंग मास्टर काफी अच्छी तरीके से पहचान लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अभी भी कुछ समय बचा है, इसीलिए तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। इतना कहने के बाद एक तरफ इशारा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम्हें वो जगह दिख रही है, अगर तुमने अच्छी तरीके से सही चॉइस नहीं की तो ये जो जगह है वो तुम्हारी फांसी की जगह बन सकती है। इतना कहने के साथ ही हमें वो जगह दिखाई जाती है। ये लॉर्ड का पैलेस होता है, जिस जगह पर जो सोलर पैलेस का लॉर्ड होता है वो होता है। फिर हमें उस जगह के अंदर सोलर पैलेस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है, जिसके सामने कई सारे मिनिस्टर विनिस्टर सब उसके सामने झुके होते हैं। उन्हीं में से कहता है कि आज जो फोर्थ यंग मास्टर उसके नाम रखने की सेरेमनी होने वाली है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसके थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पैलेस के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना कोर्ट फिजिशियन से होते हैं। उन्हें वहां पर देखने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि जो नाम रखने वाली सेरेमनी है वो जल्दी शुरू होने वाली, तो फिर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आप मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप मेरे भाई का इंतजार कर रहे होंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन और जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जो थर्ड यंग मास्टर है उसने हमारे मेन कैरेक्टर का अपना भाई कहा होता है। फिर जो कोर्ट फिजिशियन और थर्ड यंग मास्टर से कहता है कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि आप ये जानते हैं ना, अगर उसे मैं अपने साथ लेकर नहीं चला गया तो उसकी जो है वो काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि जिसके नाम रखने की सेरेमनी होती है उससे पहले जिसका नाम रखा
रखा गया होता है उसे उसको लेकर जाना पड़ता है। जिन बातों के ऊपर जो कोर्ट फिजिशियन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते, तो थर्ड रैंक मास्टर से जिद कर रहे होते कि वही हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ लेकर जाएंगे, और जो थर्ड रैंक मास्टर है उन्हें साफ साफ मना कर रहा होता है, जिस वजह से वहां पर का जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। जिस माहौल को गर्म होता है वह देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है जल्दी से बग्घे से नीचे उतरते हुए कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोर्ट फिजिशियन के साथ चला जाऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड रैंक मास्टर और भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन के साथ जाते हुए थर्ड रैंक मास्टर से कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं आपसे अंदर मिल जाऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड रैंक मास्टर है उससे कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा उसके बारे में मत भूलना। इतना कहने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन के साथ अंदर जाने लगता है, तभी जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो कपड़े तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा सूट करते हैं, और इसके अलावा मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में सोच रहे हो कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो नॉर्थन मार्शल वेनेरेबल है वो सुबह सुबह मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो सेकंड रैंक मास्टर और जो एल्डर रैंक है उनके काफी ज्यादा खातिरदारी की है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है चौंकते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जो फोर्थ रैंक मास्टर है जिसने कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी फिर भी वो उनसे जीत रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि सब आपके बदौलत हुआ है। फिर जो फिजिशियन है वो अपने मन में कहते हैं कि क्या फोर्थ रैंक मास्टर को पहले से मार्शल आर्ट आती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्हें पहले से मार्शल आर्ट आती होगी तो आखिर वो इतनी ज्यादा घटिया जिंदगी क्यों जीते? इसका ये मतलब है कि ये सारी चीजें सोलर हट की वजह से हो रही है। इतना सोचने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने लाइफ और डेथ की स्ट्राइक से के बिना ही जो सोलर हट है उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छी बात है, और जब तुम लाइफ और डेथ की स्ट्राइक सीखोगे तब तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तब तक तुम जिंदा ना रहो, क्योंकि जो सेकंड रैंक मास्टर और जो ब्लैक लॉर्ड असेंबली हो तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर को फिजिशियन से कहता है कि फर्स्ट रैंक मास्टर के बारे में क्या। जिस बात को सुनने के बाद जो को फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो फर्स्ट रैंक मास्टर है वो कुछ करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन जो ब्लैक डार्कनेस सेक्ट है वो काफी ज्यादा कॉशियस ग्रुप है, जिसकी वजह से वो इस तरह से बीच में नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा तुम्हें थर्ड रैंक मास्टर से भी बच के रहना होगा। ये उन लोगों में से आता है जिनके के ऊपर हम थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। फिर जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि स्पेशली जो थर्ड रैंक मास्टर उसके आंखों से और उसके जज्बात ने उससे बचकर रहना होगा। वो अपने जीप का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी जीता, और उसकी जो आंखें वो काफी ज्यादा डेंजरस है। और मेरे डिसाइपल ये बात जरूर याद रखना, जो पहले स्लॉट है उनके ऊपर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। फिर जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम आज यहाँ पर जिंदा रहोगे या फिर मरोगे सब सोलर पैलेस का जो लॉर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए तुम्हें पहले स्लॉट के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालना होगा। इतना कहने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो वहां से चला जाता है। कोर्ट फिजिशियन के वापस से जाने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैं जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। इतना कहने के बाद जो थर्ड यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर उस हॉल के अंदर आ जाता है। हॉल के अंदर आ जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो कोर्ट फिजिशियन है वो आज सुबह नॉर्थन वेनेरेबल से मिले, इसका ये मतलब है कि उन्होंने मुझे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढा होगा, जिसके वजह से उन्होंने सबसे पहले मुझे थर्ड यंग मास्टर से दूर लेकर चले गए और बाद में मुझे ये सारी चीजें बताई। फिर हमें सोलर पैस के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, और जगह पर खड़े हो जाने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। जिस ऑरा को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर वो भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। फिर जो पहले लॉर्ड है वो हमारे मेन कैरेक्टर के करीब आकर हमारे मेन कैरेक्टर को नया नाम देते हैं जो कि चुयन मेल होता है। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी मिनिस्टर है वो पहले स्लॉट के सामने झुककर कुछ बातें बोलने लगते हैं जो कि मैं आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता, और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खामोश होता है। जिसे देखने के बाद जो पहले स्लॉट है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हें नाम पसंद नहीं आया।
आया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सबसे पहले स्वर से कहता है कि मुझे ये नाम पसंद नहीं आया। जिस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पहले स्लॉट से कहता है कि मेरा पहले से एक नाम है जो कि है ह्यूयुन। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वहाँ पर आए हुए जितने भी मिनिस्टर हो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हमें लॉ मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि तिरछी निगाह कर जो कोर्ट फिजिशियन उसकी तरफ देख रहे होते हैं और हमें फर्स्ट रैंक मास्टर और सेकंड रैंक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। लेकिन तभी जो पहले स्लॉट है अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सारे लोगों को चुप होने के लिए कह देता और हमारा जो मेन कैरेक्टर पहले स्लॉट की तरफ देखते हुए कहता है कि यही है जिसने कि अपने बेटे को मारने की कोशिश की थी और जो कि पहली बार इसने कोशिश की थी तो दूसरे बार मुझे इसे टकराने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। फिर जो पहले स्लॉट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हुआयून क्या ये तुम्हारा नाम है। लेकिन तभी पीछे से क्लाउड असेंबली का जो लॉर्ड जेंगसुंग होता है वो खड़ा होते हुए जो पहले स्लॉट है उनसे कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर ब्लैक क्लाउड असेंबली का जो लॉर्ड होता है वो पहले लॉर्ड से कहता है कि जो फोर्थ यंग मास्टर का बचपन का नाम है कोई मामूली नाम नहीं है और उसने नाम रखने वाली सेरेमनी से पहले अपना नाम रख लिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा गुनाह है जिसके वजह से हमें उसे फांसी दे देनी चाहिए। ब्लैक क्लाउड असेंबली के लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद जो पहले लॉर्ड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पहले लॉर्ड से कहता है कि वो शुरुआत से ही मुझे पसंद नहीं करता। फिर जो पहले लॉर्ड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुमने सेकंड रैंक मास्टर को हराए और जो एल्डर रैंक है उनका भी हाथ तोड़ दिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल कि तुम्हारी ये जो पावर है वो 16 डिवाइन पिल खाने की वजह से इतनी बढ़ चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पहले लॉर्ड से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था 16 डिवाइन पिल को खाने का लेकिन कोई तो था जिसने कि मुझे वहां पर भेजा था जिसके वजह से ना चाहते हुए भी मुझे उस पिल को खाना पड़ा। लेकिन तभी जो पहले स्लॉट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें चुनना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है जो पहले स्लॉट है काफी ज्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पीसफुली फोर्थ यंग मास्टर च्योनमोल बनकर रहना है या फिर तुम्हें हॉयून बनकर कांटों के रास्तों पर चलना है। और ये सब कहते हुए जो पहले स्लॉट है वो अपने ऑरा को भी रिलीज कर रहा होता है जिस ऑरा के प्रेशर की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे भी वहां पर खड़ा रहने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है वो भी अपने सोलर हार्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने भी ऑरा रिलीज करने लगता है जिस ऑरा को मैसेज करने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से निकलने वाले ऑरा को देखने के बाद जो पहले स्लॉट है वो भी मुस्कुराने लगता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं अपने सिर को इस तरह से किसी के सामने झुका नहीं सकता। अगर मैं इतनी सी चीज को भी छोड़ दूं तो आखिर मेरा जिंदगी जीने का क्या मतलब रह जाएगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि पहले भी अभी भी और फ्यूचर में मेरा बस सिर्फ एक ही नाम रहेगा वो रहेगा हाओयुन। और ये सब कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है जो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पहले स्लॉट के ऑरा को भी टक्कर दे रहा होता है और सारे लोगों की इसी बात के ऊपर निगाह होती है कि आखिर पहले स्लॉट किस तरह का डिसीजन लेंगे। लेकिन हमें पहले स्लॉट को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कोई भी जवाब न देते हुए वहां से जाने लगते हो जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ये जो तुम्हारी पसंद है वो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन जो कि तुमने मैंने दिए हुए नाम को रिजेक्ट किया है जिसके वजह से तुम्हें इसके कॉन्सियसनेस को तो भुगत नहीं होगा जिसके वजह से तुम्हें जो फोर्थ यंग मास्टर का स्टेटस मिले उसे टेम्पररी में खत्म करता हूँ। फिर जो पहले लॉर्ड है वो ब्लैक क्लाउड असेंबली के लॉर्ड से कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे ओवरसीज के कोस्टल रीजन के अंदर काफी ज्यादा मुसीबत पैदा हो रही है जिसके वजह से हेवनली ड्रैगन अलायंस के साथ तुम्हारा जो बिजनेस चलता था वो भी पोस्टपोन हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक क्लाउड असेंबली का जो लॉर्ड है वो पहले लॉर्ड से कहता है कि हाँ बिल्कुल आधे सालों पहले वहाँ पर ब्लड लोब मॉन्स्टर आए थे जिनके वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले लॉर्ड है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो सोलर डिवाइन पैलेस का साउथ सी है वहां पर का मैं तुम्हें स्पेशल कॉम्बैट लीडर इंचार्ज अपॉइंट करता हूँ। तुम्हें साउथ सी के सॉन्ग प्रोविंस के डोंगमो सिटी के अंदर जाकर जो ब्लड ड्रॉप मॉन्स्टर से जो कि वहां पर परेशानी पैदा कर रही है उनसे निपटना होगा। और इसके अलावा असेंबली लॉर्ड जैंगसन आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं होयन को फांसी दूं लेकिन मैं इस रिक्वेस्ट को मना करता हूँ। इसके बजाय मैं आपके पुत्र की यानी कि सेक्रेटरी मास्टर को और उसकी जो कंडीशन उसे चेक करने के लिए जो कोर्ट फिजिशियन है उसे भेज दूंगा।
और इसके अलावा मॉन्स्टर जिस जगह पर अपीयर हुए वो जो जगह है वो आपकी टेरिटरी के अंदर आती है, जिसके वजह से आपको इसके बारे में काफी ज्यादा मालूम होगा। इसके वजह से कि आप स्पेशल कॉम्बैट लीडर को असिस्ट करेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो जैंग संग है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए पहले स्लॉट से कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर जो पहले स्लॉट है वो कोर्ट फिजिशियन से कहती है कि कोर्ट फिजिशियन आपको भी स्पेशल कॉम्बैट लीडर यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वहां पर जाना होगा। पहले स्लॉट की ये बात सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है पहले स्लॉट से कहते हैं कि हम भी बिल्कुल वहां पर जाना चाहते हैं और आखिर वहां पर क्या हो रहा है वो सारी चीजें देखना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं पाता। सारी चीजें हो जाने के बाद जो पहले स्लॉट है वो कहते हैं कि सब कुछ सन के लॉ के हिसाब से होगा। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर के सारे जो लोग होते हैं वही चीजों को दोहराने लगते हैं। फिर हमें कोर्ट फिजिशियन और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई देता है जो कि अगले दिन डोंगबोंग सिटी की तरफ जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग करते हुए जो कोर्ट फिजिशियन है वो कहता है कि मुझे एकलौते डिसाइपल को लाश बनने से बचाना था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जब आपने पहले स्लॉट से कहा था कि आप वहां पर जाकर कुछ देखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब था। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं तो मैं लाइफ और डेथ स्ट्राइक से करना चाहता हूँ, इससे अच्छा मौका मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर को फिजिशियन से कहता है कि लाइफ और डेथ के स्ट्राइक के बारे में और कौन कौन लोग जानते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम में पहले और जो नॉर्टन मेर्सल वेनेरेबल है वो जानते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि जो लोग जानते होंगे उनके बारे में क्या। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को दो उंगलियां दिखाते हुए कोई इशारा करने लगती है, जिस इशारे को हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी अच्छी तरीके से समझ जाता है और अपने मन में कहता है कि दो लोग मुझे उन दोनों से सावधान रहना चाहिए और जरूर नहीं कोई ना कोई रीजन होगा जिसके वजह से हम यहाँ पर उनके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। फिर जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमको क्वेश्चन पूछते देखकर ऐसा लगता है कि तुमने पहले से सब कुछ पैक कर लिया है और सच में मेरे डिसाइपल को किसी भी चीज का लालच नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह की जायदाद नहीं है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में मेरा आर्मर मेरे स्पेस और मेरे जितने भी सोर्स थे उन सारी चीजों को पैक कर लेता था और मैंने मेरी पिछली जिंदगी में जिन जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया था उन वेपन्स को ट्रॉफी की तरह इंपीरियल पैलेस के अंदर सजा कर रखा होगा। फिर जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जब तुमने पहले स्लॉट को देखा तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है फिजिशियन से कहते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि पहले स्लॉट का जो रिलम है उस रिलम पर जाने के लिए कई सारे कल्टिवेटर सपना देखते हैं। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हैं, उससे कहते हैं कि जिसने कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा तो फिर आखिर वो इतना ज्यादा सीनट होकर आखिर उनके प्रेशर के अंदर कैसे बोल सकता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सरमे में जाते हुए पहले स्लॉट से कहते हैं कि सब फ्लो फ्लो में निकल गया। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं उन्हें डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि मैं मार्शल गॉड था जिसके वजह से मैं उसे काफी आसानी से जेल गया। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर को फिजिशियन से कहता है कि सबसे पहले मेरे जो दांत है वो कांपने लगे, फिर मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि मैं अभी यहीं पर ही बेहोश हो जाऊंगा और बाद में अचानक से मेरे सोलर हट के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगी, जिस एनर्जी ने मुझे जो पहले स्लॉट उनके प्रेशर से बचा लिया और वो उस समय इतने ज्यादा जोर से धड़क रहा था जैसे कि वो हार मारने से इनकार कर रहा हो। इस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो कहता है कि जितना मैंने इसके बारे में सोचा था उससे कई गुना ज्यादा इम्प्रेसिव है। बिना लाइफ और डेथ और जो केओस इमोर्टलिटी की एनर्जी उन्हें मास्टर किए बिना ही वो अपने अंदर से इतने ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है। यहाँ तक कि मुझे भी इस सोलर हट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। मैं बस इतना जानता हूँ कि काफी समय पहले सोलर हट वाले किसी पर्सन ने लाइफ और डेथ स्ट्राइक के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली थी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पहले स्लॉट से कहते हैं कि मैंने सुना है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आखिर क्या बात है जो लाइफ और डेथ स्ट्राइक के बीच टकराव को इतना ज्यादा चैलेंजिंग बनाता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है हमारे मेन कैरेक्टर को एक बॉक्स के पास लेकर आता है, जिस बॉक्स के अंदर एक पील को रखी होती है। उस पील को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए काफी ज्यादा ज्ञान की बातें पेलने लगता है, जो कि मैं आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता। और हमारा जो मेन कैरेक्टर उस पील को देखते हुए कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि क्या मुझे इसे खाना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ इसे खाना होगा, लेकिन अगर तुम इसे खाना नहीं चाहते तो तुम सिर्फ अपने सीने को चीर कर ये जो पील है
उसे अपने सीने के अंदर इंसर्ट कर सकते हो और तुम सिर्फ इसे देखने से ही समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो है वो मटेरियल सब्सटेंसेस नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि तो फिर आखिर ये क्या चीज है। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये लाइफ और डेथ सोल वेन की एक सीक्रेट टेक्निक है। इतना कहने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज्यादा ज्ञान के बातें पेलने लगता है, जिससे कि हमारे स्टोरी में घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पेलना है तो हम पेलेंगे ही। इसके वजह से हमें सारी चीजों को स्किप करते हुए सीधा उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट पर हमारा जो मेन कैरेक्टर उस डब्बे में से उस पिल को निकाल कर उस पिल को खा लेते। उस पिल को खा लेने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर को चेक करने लगते हैं, और उसे चेक करते हुए जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे इसे नहीं खाना चाहिए था, तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर इसे खाना चाहिए था। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहते हैं कि अच्छा तो मुझे ऐसा करना था, लेकिन उस पिल को खा लेने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज को देखने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन का ज्यादा चौंक जाता है। इसी तरह से उन दोनों के बीच में और भी ज्यादा बातें चलती है, जिन बातों के ऊपर हमें अब भी ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किसी और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका क्या नाम हाइचुएन संग होता है, जो कि हेवनली सोवेरिजन होता है, जो कि आसमान में जो तारे होते हैं उन्हें देख रहा होता है। और जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर में नक्षत्र देखने की चीज होती है, यानी कि वो तारों को देखकर ही सारी चीजों का पता लगाते थे, वैसे ये भी आदमी पता लगाता है। और हमें उन स्टार्स को दिखाया जाता है जो कि आसमान में पैटर्न को तैयार करती है। ये जो पैटर्न है वो आखिरी बार तब देखा गया था जब जब मार्शल गॉड हॉयुन पैदा हुआ था, और आज फिर से पैटर्न को देखा गया। इसका ये मतलब है कि जो मार्शल गॉड हयुन है वो वापस आ चुका है।